आई नो देयर वाज अ टाइम जब हम एक ही बुक से हमारी कई जनरेशन पढ़ लिया करती थी, और आज हर बार जरा सा चेंज करके नई बुक्स, और वो भी बहुत कॉस्टली बुक्स, है ना। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हाउ इट इज गोइंग? क्या मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, या इसके ऊपर भी कुछ रोकथाम की जा रही है फ्रॉम द सोसाइटी और योर लाइक religious group side कि किसी को फादर बनना है, कुछ बनना है? So this is what, like it's a personal kind of decision? Yeah, this is a personal decision. Like from the childhood onwards, there is a call to dedicate oneself for the social welfare cause. Okay, and like when I completed my 10th, in Tamil Nadu there is no Hindi. So after my coming to here, Agra, I had to learn Hindi, and we did our BA in Hindi literature. So we are able to manage all these locally. क्या आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिले या कभी कुछ नुकसान भी झेलने को मिले? बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान है। ओके। क्योंकि benefits as such, when you go to the government sectors, the benefits for the minorities are almost nil, I feel. Okay. This is what as for the knowledge, because here what we say, because you have the institutions and you have everything, and why you need to get into the government jobs. तो हिंदुस्तान से जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, और इवन जो टेक्निकल माइंड है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है बाहर की कंट्रीज में, है ना। आप मिडिल ईस्ट में देखें, इंडियन सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं, इंडियन टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर भी आपसे पूछूं, ब्रेन ड्रेन, उसके पीछे सबसे बड़ी क्या वजह हो सकती है? तो पीपल आर नॉट फाइंडिंग गुड करियर हियर इन आगरा, वो सॉरी इन इंडिया, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, या इसके पीछे और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं? ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? It's really wonderful. Here what happened, AI has to be properly understood so that you use it for the welfare. But otherwise, you can use it for the demoralizing other people, to put down, or you can create such a content where you can simply destroy the life of the others, and you also can simply misuse for various reasons. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजू गुला शो, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके सामने ऐसी शख्सियत जो आपको इंस्पायर कर सकें इन करियर, एजुकेशन एंड लीडरशिप। और आज हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं फादर ए राजन दास, जो कि इंचार्ज हैं सेंट पीटर चर्च के। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में और वो क्या क्या कर रहे हैं। फादर, स्वागत है आपका हमारे शो में, हमारे पॉडकास्ट में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं और किन किन एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। मैं अभी सेंट पीटर्स चर्च का इंचार्ज हूँ, और यहाँ रह के हम लोगों को इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं। जैसे रिलीजियस तौर पे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, फिर एजुकेशनल तौर पे लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों को इंस्पायर करने की वही काम में हम लगे हुए हैं अभी। सेंट पीटर्स आगरा में एक एजुकेशनल, अगर नाम के तौर पे देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखता है। वी कंसिडर डेफिनेटली, जब आप सेंट पीटर से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन का तो एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे जुड़ा ही हुआ होगा। थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री में लेके जाएंगे, जितना आप इसके बारे में बता सकते हैं सेंट पीटर के बारे में, हमारी ऑडियंस जानना पसंद करेगी। सेंट पीटर्स कॉलेज जो है करीब 180 साल पुरानी है, और आगरा में मेरे ख्याल से सबसे पहला जो स्कूल है जो ब्रिटिशर के समय में जो शुरुआत हुआ है, तब से लेकर सेंट पीटर्स कॉलेज पूरे शहर में जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जी। और यहाँ से हमारे सेंट पीटर्स कॉलेज से जितने भी पढ़े हैं वे सब हमारे भारत देश में बड़े अच्छे पोजीशन में हैं। और आप अगर कॉलेज में एंट्री करेंगे तो टैंकर्स और जेट्स, ये सब उन्होंने धन्यवाद के दौर पे और अपनी पोजीशन जो हमारे राष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए जितना वो अपना योगदान देते हैं, उसके तौर पे उन्होंने सेंटिनरी और हर सेंटिनरी में उन्होंने गिफ्ट के रूप में कॉलेज को प्रदान किया।
ऐसी क्या खास बात रही? हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं, अगर हम अपने ही शहर आगरा शहर की बात करते हैं तो वो एक समय बहुत अच्छे लेवल पे थे और धीरे धीरे करके उनका जो उनका लेवल था वो डाउन होता चला गया और धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। लेकिन सेंट पीटर जो नाम पहले था वो आज भी है, वहाँ पे कहीं जरा भी कमी नहीं आई। वो कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स रहे जिसने सेंट पीटर्स को आज तक उसी लेवल पे बना के रखा हुआ है? जी, तो सेंट पीटर्स का मेन एम है कि लोगों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें और बच्चों को ऐसे एक प्रतिभा उनके अंदर जो है उसको बाहर लाना और उनको तैयार करना। ये नहीं कि केवल अपने परिवार को केवल देखभाल करे, बल्कि एक आउटलुक, एक राष्ट्र निर्माण के आउटलुक के लिए उनको तैयार किया जाता है। अगर आप देखेंगे आने वाले 26 तारीख को भी हमारे चर्च के सामने हमारे राष्ट्रीय दिवस पर जो है कार्यक्रम भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होगी। आप आकर देख सकते हैं चर्च के सामने जो है। इस तरह के बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं, उसी की ओर जो है प्रेरित किया जाता है। एजुकेशन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा उनको हर क्षेत्र में उनके विकास बहुत ज़रूरी है और यही इसी की वजह से जो है सेंट पीटर्स का नाम आज भी वैसा ही है। आपकी इस बात पे मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, हर क्षेत्र में जहाँ पे बात आती है तो आरा के बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स हैं या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एकेडमिक एजुकेशन के अलावा भी बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बल्कि सेंट पीटर्स के बच्चों को हमने देखा है वो द पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहता है उनका लेवल, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत आगे रहते हैं वो। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ मैनेज कर पाना कितना ईजी रहता है, क्योंकि आप भी मैनेजमेंट कमेटी में हैं। तो क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि करिकुलर स्टडी करिकुलर हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं इन स्कूल में। उसके बावजूद हर करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए पर्याप्त समय देकर उनको आगे बढ़ाना एक चैलेंज है। लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में हर बच्चे को आगे ले चलना, चैलेंज को अपनाते हुए तभी तो बच्चे भी सीखते हैं कि यही एक चैलेंज है और उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे, लेकिन कैसे मैनेजिंग ऑल द programs at a time, not only education, extra curricular activities also you are able to manage. तो वो मैनेजमेंट सिखाते हैं, how to manage the every activities. अच्छा, I would love to know that. Actually, I am not aware of. लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना हुआ है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो मैनेजमेंट कमेटी है आपकी, इट्स बीन ओनली मैनेजिंग सेंट पीटर्स स्कूल, या फिर मुझे ऐसा कुछ मालूम है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ सम स्कूल्स। यहाँ पर आसपास 6 और 7 स्कूल्स हैं जिनका सारा मैनेजमेंट देखा जाता है उस मैनेजमेंट कमेटी के जरिए। देयर आर सो मेनी, लाइक पैट्रिक है, जोसेफ है, पॉल्स हैं। तो वो अलग अलग कमेटी हैं या फिर एक ही कमेटी सबका मैनेजमेंट देखती है? नहीं, अलग अलग कमेटी है। ईच स्कूल सपोज टू कंप्राइज ऑफ its own committee members. So but then the members can be of a different schools. Like different school heads will be the members of the committee. But then precisely particular school will have a particular committee. Okay. Yeah. Yes. Right. Great. अच्छा, एजुकेशन के तौर पे तो हम बात कर ही रहे हैं, डेफिनेटली जो हमारे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सेंट पीटर ने आज तक किया भी है। लेकिन सामाजिक तौर पर आप किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं या उनको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सामाजिक तौर पर अभी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में लोगों को रीच आउट करते हैं। जैसे जहाँ लोगों की मदद की ज़रूरत है तो वहाँ बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि इस तरह की समस्या है तो बच्चे आप अपनी ओर से इन समस्याओं को कैसे समाधान प्रदान कर सकते हैं। तो वो बच्चे खुद सोच विचार करते हैं और खुद जो है उसके बारे में उसके लिए समाधान ढूंढते हैं और जो मैनेजमेंट है उनके साथ मिलकर उनका जो योगदान है उससे लोगों तक पहुंचाते हैं। फादर, मैं इसमें ये भी जरूर जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल एक वेलफेयर होता है जी, तो क्या ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या माइनॉरिटी के लिए होता है या सभी तरह के लोगों के लिए रहता है? ये सभी तरह के लोगों के लिए है।
क्रिश्चियन लाइक हम जो है माइनॉरिटी में या क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है, लेकिन ये जो है हमारे जो एजुकेशन तौर पे हो या सोशल तौर पे हो या किसी एक सेक्टर पीपल के लिए नहीं करते हैं, करते हैं तो सबके लिए करते हैं। हर तरह के जो भी ज़रूरतमंद हैं सारे लोगों के लिए किया जाता है। और विशेष रूप से जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैं, और जो जहाँ मेंटली रिटायर्ड हैं और फिजिकली चैलेंज्ड हैं और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं। सो हमारे सेंट पीटर्स कॉलेज के बगल में भी हमारे पास स्पेशली चैलेंज्ड स्कूल हैं, सेंट अल्फोंस स्कूल, जहाँ हमारे शहर के चारों तरफ से बच्चे जो स्पेशली एबल्ड हैं वो उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे अंदर है और उसी के द्वारा ही हम करते हैं। अच्छा, दिस वी वर नॉट अवेयर ऑफ। नाम आपने क्या बताया? सेंट अल्फोंसा इंस्टीट्यूट। ओके जी। एंड ये सेंट पीटर के पास से ही है? कहाँ पर है? सेंट पीटर्स और सेंट पॉल जो इंटर कॉलेज हैं उनके बीच में है। ओके, या फाइन। ये बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन अभी तो करीब 60 बच्चे हैं उसमें, और मैनेजमेंट सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज मैनेज करती है। ओके, एंड बिलोंग टू ऑल कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे, हर तरह के। पूरे आगरा में जितने भी वहाँ आकर एडमिशन ले सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, और बसेस भी हैं अभी, तो उसी के दौरान ये कार्यक्रम चालू है। थोड़ा सा कुछ हमें चर्च के बारे में भी बताइए कि हमने देखा है कि अलग अलग तरह की कमिटीज़ आगरा में हैं, कुछ जो वर्क कर रही हैं चर्च को लेकर, और जैसे एक सेंट पॉल्स चर्च है वहाँ पर, ये सेंट पीटर चर्च है, तो आर द सेम पीपल और डिफरेंट पीपल? लाइक एक्चुअली as Christian we are all one, Christian, but then in Christian there are denomination, it's called denominations, and we have many denominations, and mainline churches are like Catholic Church, and then we have CNI Church, that is Church of North India, then Methodist Church we have, that is Central Methodist Church near Collectorate, and then we have the Baptist Church near Pratapura. So these are the mainline churches, but there are so many other small churches are there, that is numberless. We cannot number them. So they gather in their own houses and they pray to God. That's all. So we do not count them as their church. But the mainline churches these are the mainly 4 churches are in Agra. Right. Yeah. Achha, one more thing I would talk about. Yeah. As St. Peter has been a very famous institution, और हर कोई चाहता है कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन सेंट पीटर्स में होना चाहिए। Yes. तो कई बार कुछ इस तरह का प्रेशर आता है, तरह तरह के, कि भाई लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे का हो नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से एडमिशन भी होते हैं। Yes. तो कुछ इस तरह के भी सोर्सेज वगैरह आपके पास आते हो कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दिए, ऐसा कुछ रहता है? किस तरह से टैकल करते हैं ऐसी चीज़ों को? Yes, ये तो हर साल हमारे साथ होता ही है क्योंकि जब एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो जाता है तो फिर सब लोग आते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है और करा दीजिए। जितना तक हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि एडमिशन हो जाए, लेकिन जहाँ जगह ही नहीं रहा गया है तो ज़बरदस्त हम नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सके वो तो मदद करते ही हैं, जो भी आए सबके लिए तो वैसे एडमिशन मिल जाता है। वैसे एडमिशन हम मेन क्राइटेरिया किन चीज़ों को लेकर चलते हैं यहाँ पे कि हम जिन भी बच्चों के एडमिशन लेते हैं तो व्हाट वी एक्चुअली लुक फॉर, कि इनके अंदर ऐसी क्या खूबियों को हम देखने की कोशिश करते हैं? वी लुक फॉर दैट दे आर एबल टू रिसीव द education that is given properly to them, okay, and secondly they belong to nearest place, within the St. Peter's College and around the place we usually admission is given, not very far. That's another second criteria. Thirdly, the parents also, they are able to meet the necessities of the children. Means they have to be educated, and the parents also should be able to help them to get a good education. So that is the criteria which has been followed since ages. Which has also we follow the same. Let's get back into a little history. अभी जब ये द प्लेस सेंट पीटर्स से नियर अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एजुकेशनल हब बना हुआ है। हम सेंट पीटर्स, सेंट पैट्रिक, इवन सेंट जोसेफ ये आपस में अंदर से इंटरकनेक्टेड भी हैं। सो इज देयर सम हिस्ट्री
हिस्ट्री लाइक हाउ इट केम इनटू रियलिटी कि भाई हमें यहाँ पे इस तरह की चीजें शुरू करनी चाहिए, देयर इज समथिंग, उसमें कुछ है पुरानी कुछ कहानी इसके पीछे? Yeah, see, when the Britishers came to India, then they were all actually not religious oriented. They were mainly oriented about we know the Indian history, but then after later about 150 years before, few missionaries had come. Missionaries in the sense their main aim was to educate people. So wherever they had gone, mainly they established educational institutions, and one such was the first and foremost St. Peter's, and then St. Patrick's, and then we have St. Paul's. Yes, St. Paul's came later, but then mainly the first one was St. Peter's, and secondly St. Patrick's, and then St. Joseph is also there. Yeah, St. Joseph is there, and then here also at Gatia we have the two schools, the St. Vincent. St. Vincent is also and St. there. Francis. St. Francis. Yeah, right, so right. this all mainly to educate people so that they know their own rights, and they also contribute to the welfare of the nation. So actually it's all ideas which really help children to come up to that level where they are able to manage themselves. You know, if you see the history when the Britishers were there, Indians were very few people were involved in the administrative levels, and even decision making level, and even contribution level. But then the education institutions have made them to have a very broad outlook and then to contribute. Today what we are doing the best in our country is because of the educational institution which they established in very specially in Agra. Yes, true. अगर फर्दर हम बात करें एजुकेशन के ऊपर, व्हाट डू यू कंसीडर लाइक द एजुकेशन टुडे एंड द यंग जनरेशन, आज हम जेन जी की बात करते हैं, तो द काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव बीन प्रोवाइडिंग, अभी जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो हमें मिल रही है, और जो हमारी जनरेशन आ रही है, डू यू फील दैट एजुकेशन इज सफिशिएंट इनफ फॉर दैट जनरेशन, या हमें कुछ बदलाव करने चाहिए? See, education, there is a lot of changes in the educational institutions, like what was educational curriculum in like 10 years back, now it's entirely different. And because the curriculum is supposed to support the nation, and support the welfare of the children and the parents and the society and so on. So the education today is a very good, because it's all keeping in mind of the welfare of the nation. The education institutions are heading towards, but it has got some flaws, like mostly like money orientation. It has become mostly like professional way of taking more of admission fee and so on. Right, true. And then the value based education which was given to the children, today it is becoming very less, because children are under psychological pressure, family pressure, and they are also having a lot of anxieties, and so much of problems they are undergoing. And at this, even if the teacher is educating them and giving them value based education, they are unable to imbibe that. The values को लेने के लिए उनके अंदर वो शक्ति नहीं रह गई है अभी। पहले जोर जबरदस्ती करके उनको बताया जाता है यही करना है, ये अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी अगर आप बोलेंगे तो आपके विरुद्ध केस कर देते हैं। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज एन चैलेंज टुडे इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। वी हैव टू बी इन डिसिप्लिन, बहुत जरूरी है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए, और आज बच्चों को आप डिसिप्लिन में रखना बड़ा मुश्किल हो गया। यस सर, स्टिल आवर इंस्टीट्यूशंस आर एमिंग एट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, right, however it is, and that's why all try to bring their children for the education into these institutions, because value based is only aim, our aim. If that is not there, then rest of the education, it's not an education. Right, true. Yeah, true. you have a knowledge, but then you don't know how to utilize it. It is of you have given the boat in the water and you do not know how to row. It's no use. It's of no use. You will stand where you are, Definitely. but you may not move ahead.
People so often consider कि knowledge होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, but I still feel that knowledge is potential power until you are utilizing it. अगर आप उसको यूज नहीं करना जानते तो उस knowledge का कोई मतलब है नहीं है. It's not of any use. आपने एक बात बहुत अच्छी बोली यहाँ पर, एक कॉमर्शलाइजेशन होने लगा है एजुकेशन का, एंड एज द टाइम केम, और जहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को लाना स्टार्ट किया, और बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जब ओपन होना स्टार्ट हुए जो कि किसी ट्रस्ट या किसी चैरिटी के थ्रू नहीं चल रहे थे, द पीपल मेड देयर ओन मैनेजमेंट एंड दे स्टार्टेड. तो उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉमर्शलाइजेशन हुआ, और स्पेशली जो अभी आपने बात की कि फी के ऊपर ज़्यादा बढ़ा के लेना है, बहुत सारी चीज़ें करना, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पढ़ना स्टार्ट हुआ. एक तरफ उनका वो ड्रीम होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकें, लेकिन जो बहुत अच्छे स्कूल्स दिखाई भी दे रहे हैं तो वहाँ पर इतना डिफिकल्ट हो गया. और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती है. अभी कुछ टाइम बाद अप्रैल का नया सेशन स्टार्ट होगा, एंड विल जस्ट गो फॉर चेकिंग आउट, सो मेनी न्यूज़ेस आर कमिंग कि कहीं पे बोल दिया जाता है कि आपको इसी पर्टिकुलर जगह से ड्रेस लेनी है, तो कहीं पे बोल दिया जाता है तो इसी जगह से कॉपी लेनी है, किताब लेनी है. आई नो देयर वाज अ टाइम जब हम एक ही बुक से हमारी कई जनरेशन पढ़ लिया करती थी, और आज हर बार जरा सा चेंज करके नई बुक्स, और वो भी बहुत कॉस्टली है ना. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हाउ इट इज गोइंग? क्या मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, या इसके ऊपर भी कुछ रोकथाम की जा रही है? Actually, outside I do not know about that, because I heard the same thing is on everywhere. But then हमारे like educational institutions of Catholic institutions, we have a set of rules and regulations. Like we cannot increase the fee or even the books or the uniform as the principal wants, because we are organized with the head of the institution, that is our bishop, and then we have all the principals together. So every year norms have been stipulated, and they have to follow the norms. I cannot decide by myself. I am a principal, but I cannot decide by myself. There is a committee which decides whether to increase or not increase, and how much to increase and what to do. So we have to follow what the heads of the institutions are deciding. Right. So yeah, like other separate institutions, they decide whatever they want, they just increase and they keep on doing whatever. But our institutions very special, like St. Peter's and all these, we have a committee which decides how much to increase and how much to be laid the fee structures. Okay, I really consider this part. हम तो इस बात को definitely appreciate करते हैं कि सेंट पीटर तो अपना में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है, और उसका लेवल कभी डाउन हुआ भी नहीं. लेकिन इवन एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन का लेवल आप अगर देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं जो कि अपने आप में पहले बहुत बड़ी अच्छी रेपुटेशन रखते थे, आज सभी डाउन होते चले जा रहे हैं, है ना. इवन अगर मैं एक नाम लूँ तो मैं सेंट जॉन्स में पढ़ा बचपन से. सेंट जॉन्स प्राइमरी इट वाज, देन सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज, देन सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज. लेकिन सेंट जॉन्स प्राइमरी जो पहले अपने आप में बहुत बड़ी रेपुटेशन होता था, वो खत्म ही हो गया. नाउ सेंट जॉर्ज यूनिट 2 इज देयर, एंड देन सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ा करता था, दैट वाज वेरी रेपुटेटेड. लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ का भी लेवल बहुत डाउन होने लग गया है. एंड वी सॉ समवेयर, आई डू नॉट नो कितनी हकीकत है, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू दैट पार्ट, बट हमने देखा कि एक स्कूल्स के अंदर भी जो टीचर्स होते हैं उनकी भी एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, एंड दे आर मोर ओवर एंगेज इन दैट. वो अपने आप को वैल्यू देने, अपने आप को पावरफुल बनाने में तो ज्यादा एंगेज है, लेकिन बच्चे की करियर को लेकर, बच्चे की स्टडीज को लेकर, उसके एजुकेशन पार्ट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है. आई जस्ट डू नो वन ऑफ माई टीचर वॉज देयर, जो यहीं पे रहा करते थे, मिस्टर पीटर सर, वी यूज्ड टू कॉल डेरिक सर, सॉरी डेरिक स्मिथ. वो यहीं पे रहा करते थे, एंड ही वाज इन आवर स्कूल, जो इंग्लिश के टीचर थे, एंड ही वाज सो स्ट्रिक्ट. लोग डरते थे, अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन में रहा जाता था. लेकिन आज वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं स्कूल से खत्म हो गया. जब आई गो इन दैट स्कूल जहाँ पे मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी ली, एजुकेशन ली, द थिंग्स आर गेटिंग ओवर. तो ये एजुकेशनल पॉलिटिक्स ये आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, और इसको थोड़ा कहीं पे ना खत्म किया जाना चाहिए? जी, see, educational politics as such, like it's all depends upon the management of the school. We have a management where the principal decides for everybody in the school. So under him,
all the teachers, they all have to obey whatever the principal stands for. So here, educational politics as such, I don't agree with that. Okay. Yeah, because the teachers are under able leadership of the principal, and the principal who commands the things has to be done. And it all, if the principal is well oriented, and definitely he will lead the teachers to impart proper knowledge to the children, and then definitely it will be imparted. But if the educational institution, like the principal is not up to the level of managing the institution, then only such kind of things come out. Such kinds of things, because they do not know how to manage the things, and therefore they have to just run about. So that's what many of the new upcoming schools, that's happening. But whereas here, like our institutions, it's all well trained. Like the principal, one who is in St. Peter's, has been a principal of many schools. We have in Agra, like Aligarh and Noida and Mathura, we have many institutions. And once they prove that they are very good principals in all the schools, finally they are given a chance here to be the principal. So they have a vast experience of various schools, not just to appointed as a principal. No, they are having many years of experience as a principal, leading many schools, and then finally they are given, and definitely that school will flourish like anything. But the other schools, because just a person just finished, not even having a proper education, is appointed, he or she is appointed as a principal. What do they know? Right, and definitely they will be playing a politics, because they have to save their career. They have to save that seat. They have to see that seat and earning. Right. But whereas we priests, no, we have left our families. We do not have family. Like I am not married, because हम लोग जो है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, हम फादर्स जो है, और हम अपने परिवार सब कुछ छोड़कर पुरोहित बनते हैं, और हमारा एम है कि जो काम हमें दिया गया है उसमें पूरे मन लगन और सब कुछ लगा के वो काम पूरा करना है, और उसी के लिए सब लोग जो है, जितने भी फादर्स हैं, वो सब इसी की ओर हैं. तो इसलिए हमारा पैसा के बारे में हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है. लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारा है जब तक वहाँ है. जब तक मेरा आई एम अपॉइंटेड हियर एज अ 5 years principal, so I am only 5 years, that's all. So within that I have to prove that yes, I am a good educator. So that is my aim. Not earning money, or should to have a name and fame and all. No, that's not the aim of us. So the institution excels so much. But whereas outside, it's all different matters that you know well. Yeah, very true, very true. We'll be talking. अभी आपने कुछ ऐसे issues दिए हैं, आपकी बातों से मुझे सुनने को मिला. So we'll be talking about these things as well. थोड़ा सा हम जाते हैं religious part पर. When you decide, जब आप डिसाइड करते हैं किसी को भी, तो ये एक पर्सनल डिसीजन होता है, और इट इज़ फ्रॉम द सोसाइटी और योर लाइक रिलीजियस ग्रुप साइड कि किसी को फादर बनना है, कुछ बनना है. सो दिस इज व्हाट, लाइक इट्स अ पर्सनल काइंड ऑफ डिसीजन. दिस इज अ पर्सनल डिसीजन. लाइक फ्रॉम द childhood onwards, there is a call to dedicate oneself for the social welfare cause. Okay, and like when I completed my 10th, then it was asked. थोड़ा सा हम बैक से स्टार्ट करेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बिल्कुल बताएं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसे. I belong to Tamil Nadu, Rameshwaram, where ABJ Abdul Kalam born. So I belong to that place, and I must have been very beautiful place. Very beautiful place, and Rameshwaram is a very beautiful place. It is an island connecting over bridge, and it's a very beautiful place. And so I did my schooling there till 10th. Then after that, there was a call to join. In Catholics we have especially the priests are supposed to be not getting married. They have to dedicate themselves. So we have about 13 years of formation
Like during that time, religious education as well as the social education also is given. We have to do our like after my 10th, I did my 12th, and then also in Tamil Nadu there is no Hindi. So after my coming to here Agra, I had to learn Hindi, and we did our BA in Hindi literature. So we are able to manage all these locally. You speak very good. Yeah. So like this, we have to dedicate ourselves. So about 13 years of formation, where we are taught philosophy. Philosophy about 3 years, and in that Indian philosophy and Eastern philosophy, and all kinds of the philosophy of the ancient time to the contemporary philosophy is taught. Then after that, theology in the sense we study the core values of different religions throughout India. All the religions, we are supposed to learn the core values of that. Also the fundamentalists also, so that you are able to know what is the core values and what is fundamentalism. We are able to realize and take the core values and spread, and the fundamentalism to be kept away. That is the main aim. Right. Yeah. So that's why. So all these, after learning all that, there is a group of fathers who will study us whether I am fit to become a priest or not. Okay. So once I prove myself in studies and in character and in socialization and my outreach for the people, for the downtrodden and for the poor, whether I am really fit for the service of God as well as service of the people. So once they find us that we are really eligible for that, then we are ordained as a priest. Okay. Yeah. So हम जो है हमें व्रत दिया जाता है। ये 3 जैसे एक है कि हमेशा पुअर रहना, मतलब अपने आप को ज़्यादा पैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है, बल्कि अपने आप को साधारण से रखना है। और दूसरा है ओबीडियंस, यानी जो हमारे जो लीडर्स जो भी हमें कहेंगे, लाइक आज यहाँ हैं, अभी कल मेरे बिशप स्वामी कहेंगे कि आपको दूसरे जगह पे जाना है, ओबीडियंस में आई हैव टू गो देयर. सो दिस एंड चेस्टिटी, अनदर थिंग इज आई हैव टू रिमेन चेस्ट, लाइक नॉट मैरिड. सो दिस आर द व्रत लेते हैं. तो उसके बाद हम पुरोहित बनते हैं. पुरोहित बनने के बाद जो है पहला हमारा काम है कि प्रार्थना, मेडिटेशन एंड अपने आप को फिट रखना. Spiritually we have to be fit, and then we also given responsibility like education, then social service, like reaching out to the people, those who are really poor, those who need really the government schemes, whatever is there and which has not been reached to the remotest village, there we are supposed to go and reach out. So then we are also the locally whatever the causes, we are able to stand for that. It's getting so interested. Actually, yes. I do have now so many things to ask, and I think you don't mind answering all those things. No worry. Yes. The first thing, like अभी आपने एक term इस्तेमाल किया, meditation. So, like, how we perform meditation? What kind of meditation you go for performing? Like, see, we have yoga. Yoga we do, and then we have like pranayama. So these are also like meditation, and thirdly we also read the scriptures, and we take a position and sit for quite a long time without any disturbance, and that really helps you to raise your aroma. So you are able to positively you are able to attract people towards you. These are really great techniques, yes, or tools what the people have been forgetting, came out of the culture of India, and has been performed or practiced throughout the world. लेकिन आज हिंदुस्तान के लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको भूलते हुए जा रहे हैं. That's really very great thing people should be doing. I really appreciate on this part. Second, अभी हम बात करते हैं, as India is the country of so many religions. यहाँ पे हम बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग सिस्टम्स के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. तो as being a part of minority, क्या आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिले या कभी कुछ नुकसान भी झेलने को मिले?
बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान है. Okay. क्योंकि benefits as such, when you go to the government sectors, the benefits for the minorities are almost nil, I feel. Okay. This is what as for the knowledge, because here what we say, because you have the institutions and you have everything, and why you need to get into the government jobs. So our people, like Christians are very less. I have found them to be in the government sectors. Yeah. So private sectors, yes, they are working. But then government sectors, that is very less. Very less. That's what I feel. So, but then in its own minorities, yes. But all the rights, everything, we, as a Constitution of India, whatever is given to us, we enjoy everything. Normally, everybody enjoys. Definitely. We are as part of citizens of India. We enjoy everything. But only as you asked, so the government sectors, I find there's a slowly the Christians are not the community is lacking वहाँ पे उसमें. Yes. Participation कमी है. Participation. Even if you see anyway, politics and all, if you can see, the Christian leaders are very few. And what you feel could be the reason? The reason कि आपकी कम्युनिटी की तरफ से उधर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, या फिर वहीं से आपको ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है? इट्स लाइक उधर से ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है. उधर जो थे उनको भी हटाया गया है. ओके. जी. लाइक एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की तरफ से एक लीडर लोकसभा में होते थे, राज्यसभा में, तो वो तो अभी हटा दिए गए हैं. Okay. वहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. वो मतलब लाइक क्रिश्चियंस, दैट पर्सन यूज्ड टू बी द वॉइस ऑफ द minorities. But today, minority wise, we do not have any representation there. Yeah. So worth thinking on that. Yes. Okay. One more thing you mentioned here, that जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जिसके बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं बच्चों को. So one of the government policy has been going on with all the educational part, जहाँ पर एक राइट टू एजुकेशन को लेकर 25% का कोटा रहता है. तो क्या सेंट पीटर्स में भी वो कोटा फुलफिल किया जाता है? Yes, surely. See, right to education, usually as for the right to education, we are supposed to give admission to the children within 3 kilometers of the school range. Yeah. Yes. So within that, those who apply, usually they get it. They get admission and they get all the benefits, everything. But other than that, then we are also bound by the laws of the institution. Yes. But we follow the local, like whatever the right to education policy has been given to us as for the minorities, that is taken very seriously and it has been followed. Right. Yes. True. Fine. अगर हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की, जी, तो what is the role of education in that? Nation building is the main in the education. Actually, if you see, when I was studying my nursery or after that my till 10th or till 12th, all the subjects were mostly oriented towards nation building. But nowadays that has been gradually reduced. The rest of the things are given more important. Yes. But I did like my 12th I did in civics, and civics mainly it's all like an IAS officer, what he should know or she should know, it's all been taught there. Right. So the politics, political ethics and all these subjects really help the children to build the nation. They are supposed to think about what is their right and whether whatever they are doing, it is they are doing the right or they are doing the wrong. They are able to decide for the nation. And also as a responsible citizen, I am given a boost to know my nation and what is my responsibility towards my nation. Not only nation, but the local place where I am living, to keep the surroundings clean
to follow the traffic rules and to follow the rules of the place, and also accept all the person as our own brothers and sisters, disregard of the religion or caste. So all these things have been taught. The education which brings awareness to the children. So without education, nation building is not possible at all. So through this only children are, the different religion, all these children come together in the school, forgetting all their, whether they are rich or poor, whether they are belonging to a particular place or not. But then there they stand as students. School makes them feel same and one. As one. Feeling for you are my brother, you are my sister. Right, so we are feeling for one another, and we make a friendship, to become persons who are really ready to think about others. Others means our nation, especially. Okay. So these are the way education helps to build up the nations. Yes. You feel it needs some kind of changes further now? कुछ चीज़ों की ज़रूरत है कि कुछ बदलाव आने चाहिए, आपको लगता है ऐसा कुछ? Yes. Like people should have a better understanding of the rebuilding the nation. See, these days what is lacking in us is like these days the education has become job orientation. Like you choose your study also, like I am able to get a good job, that's all. But not that I choose this job to build up my nation. Means the other orientation is not there. I think self orientation means I myself, how to increase my position, how to earn money for myself, not thinking about how to dedicate myself for the welfare of the country, welfare of the nation, welfare of the society, and also the people around us. So that also is gradually is diminishing, and that's why we need to have a different outlook today. And education should bring a change where these flaws should be removed, and common understanding of building up the nation should be there. I also wanted to raise this point, like आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा बताया कि जॉब ओरिएंटेड ही हमारा एजुकेशन पूरा बना हुआ है. वी जस्ट लुक फॉरवर्ड. एक 12th तक का एक बेसिक एजुकेशन जो होती है बच्चे की, दैट्स ऑल अबाउट जॉब ओरिएंटेड. उसके बाद भी सिंपल अगर हम ग्रेजुएशन भी करते हैं तो वो सब जॉब ओरिएंटेड ही बना हुआ है. दो दे कुड बी सम अदर थिंग. अगर हम किसी एक कंट्री को डेवलप करने की बात करते हैं तो एक सेल्फ एथिक्स जो होते हैं, मोरालिटी की बात आजकल खत्म ही हो गई है हमारी एजुकेशन में से, या एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज बिल्कुल भी नहीं है. राइट, देयर कुड बी सो मेनी अदर करियर्स जिनके ऊपर बात ही नहीं होती है ना, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया है. तो ऐसा क्यों है? व्हाई वी डू नॉट जस्ट टॉक? दो कोई भी कंट्री उनके बिजनेसेस से बहुत ज़्यादा डेवलप करती है ना. लाइक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आप पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं. व्हेन यू गो फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारे और भी लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, उनका करियर बना रहे हैं. तो हमारी एजुकेशन जो है वो इसके ऊपर क्यों बात नहीं करती कभी भी, और जो करियर हो सकते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज के ऊपर क्यों बात नहीं करती है? उसमें सब जॉब ओरिएंटेड ही क्यों है? Yeah, these days, previously the education were centered, oriented towards making the students to become aware of what's happening in the nation and what's happening in the society, and how they can contribute to the cause. Maybe something wrong is happening, so how that could be rectified. But these days, those thoughts are not brought to the light. But these days, everything, like all the educational institutions, even the business orientation, everything attracts children towards you do this and you will benefit this. It's like, you are doing a particular thing for the benefit, for the benefits only, not for the welfare of the nation building, or welfare of the social evils to be eliminated, or welfare of the poor, downtrodden, or the middle class people to come up. So actually there's a difference between the education in
out of other nations and in India. See, other nation, they are creating the students, creating students to look after themselves. Developing their mind in that way. They are developing their mind so that they are able to take care of everything. Here, what is there? You study and you go outside. You go, if you are able to study well, go outside, go abroad and earn money. That's all. And our, India has got so much of intellectual capacity and so much of wealth of intellectual wealth is so much in India. Very true. But then it's all simply sold to other nation. If all these intellectual wealth is used in India, India would become the first country. A few years back, the term came into trend very much, and people talked a lot over this. And again, धीरे-धीरे वो बात खत्म हो गई. The term was brain drain. तो हिंदुस्तान से जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, और इवन जो टेक्निकल माइंड है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है बाहर की कंट्रीज में, है ना. आप मिडिल ईस्ट में देखें, इंडियन सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं. आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं, इंडियन टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो अगर मैं इसके ऊपर भी आपसे पूछूं, ब्रेन ड्रेन, उसके पीछे सबसे बड़ी क्या वजह हो सकती है? तो पीपल आर नॉट फाइंडिंग गुड करियर हियर इन आगरा, सॉरी इन इंडिया, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, या इसके पीछे और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं? ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? See, the opportunities. Now, we need to give, locally we need to give an opportunity to our own students as they come up. There should be an outreach program of not only studies as well. At the same time, they are also led into a creative mind. Creative mind to know a lot of things. But here what happened, here like children are kept, no, you don't do that, you don't do this, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, वो सही नहीं रहेगा. तो उनको डरा के धमका के रख देते हैं. तो जहाँ उनको फ्रीली सोच विचार करना है, जो सोच उनको और आगे बढ़ा के नए चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए मदद दिलाएगा, वहीं उनको डरा के धमका के उनको रख देते हैं. जहाँ जिसकी वजह से इंडिया में जितना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो इस्तेमाल हो नहीं रहा है. लेकिन जब उनको बाहर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वहाँ उनको, यस, दे यूटिलाइज इट टू द बेस्ट. एंड अदर नेशंस आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द इंडियंस. इफ यू सी, true, all other nations they are just growing. Most of them are Indians who are contributing to their welfare, and all other nations are simply getting their own nation built up so much because of the Indians, I am telling you. Yes. But then India is lagging behind because the sources all just अपनी ही sources बाहर जा रही हैं वो सारी की सारी. That's very much true. I agree. Now let's talk a little about our young generation. आज सोशल मीडिया का ज़माना है जी. टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हावी होने लग गई है. AI आ गया है मार्केट में, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे उसके मींस मेरिट्स डिमेरिट्स आर ऑलवेज देयर, राइट. तो सबसे पहले तो बात इसी करते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, एज यू, आपका कई बार इंटरेक्शन उनके साथ होता होगा, बहुत होता होगा, आर दे डूइंग गुड, आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या कुछ वेव्स कुछ गलत जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं? See, there are merits also, demerits also are there. Like merits, yes, they are able to know within no time because of the social media. You are able to, today you type in the Google, anything and everything is available. Even it is right or wrong also. Sometimes we can get the right knowledge, sometimes we can get the wrong knowledge, because whatever is fed, that is there. So you need to really know whether it's true or wrong. In that, sometimes children are fed with the wrong knowledge, and therefore it doesn't help them in their growth. And secondly, social media is so much, today readings of books, like people do not read books, they just keep on concentration and they keep checking out the reels, not the books. All. So much on the social media, and not about concentrating on a particular subject and fully entering into, you need a lot of time. And all this, why I said this meditation and all that, it really helps a student to focus on a particular subject and enter deep into the subject and to know everything. But whereas today
students unable to concentrate more than maybe 10 seconds, that's all, like reels. Reels are made for 10 seconds, वो short fun, then after that another reel. So children are unable to concentrate on a particular subject. So if they are unable to concentrate, then how would be their education? And this is what's happening in the educational institution also. Very difficult. The teacher is teaching, but they are going to what is it called, tuition and so on. But even then, their concentration level is very, very less, and therefore it has got a merits and demerits. Yeah, and demerits looks to be more because merits are very less. Because when we also go through the depends on how we are going to use, otherwise utilization, how we are going to utilize that has to be taught to the children, that you use it for your benefit only, and don't use it for your other way. Right. That has to be that education has to be given. Like very especially AI has to be properly taught to the people, students, so that they utilize it for their every program to achieve something. That's why we have gone for starting our very first AI lab here in Agra. Okay. And we willing to go for teaching AI to the people, ताकि उनको social media, उनको digital world और AI के बारे में बहुत अच्छी knowledge दी जा सके. Yes. And that's why we have started this here. Yeah. How do you consider this step of our? It's really wonderful. Here what happened, AI has to be properly understood so that you use it for the welfare. But otherwise, you can use it for the demoralizing other people, to put down, or you can create such a content where you can simply destroy the life of the others, and you also can simply misuse for various reasons. So as a citizen of the country, that becomes our responsibility as well, because every weapon, it comes for the welfare, it can be used for the welfare as well, it can be used for killing anybody. Yes. तो वो हमें डिसाइड करना है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाते हैं उसके बारे में. So that becomes our duty as well. और उसी ड्यूटी को सोचते हुए हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को स्टार्ट किया. आगरा में SSC SC के लिए काम कर रहा है, ताकि लोगों को सारी जानकारी दी जा सके, अवेयरनेस दी जा सके. इट्स नॉट अबाउट करियर. आई वुड लव टू से द ऑडियंस हु गो फॉर वॉचिंग, ऐसा नहीं है कि AI सीखने का मतलब है कि उसको करियर बनाना है. फ्यूचर इज गोइंग टू चेंज. बहुत सारी नई चीज़ें उसमें आने वाली हैं. इवन द पेरेंट्स शुड लर्न कि भाई सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और अपने बच्चों को उसकी प्रॉपर जानकारी दें, ताकि उसको वो प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें. ऐसा हो नहीं सकता कि यू कैन स्टॉप किड्स, आप उनको यूज़ करने से रोकते हैं. सो इट्स बेटर आप उनको ये बताएं कि कैसे अच्छे तरीके से यूज़ में सही तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे लाया जा सकता है, सिखाना है. वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स का, टीचर्स का, और हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को कि सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए. अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम उनको क्रिएट कर रहे हैं. अगर वो गलत तरीके से, तो फिर सही तरीका कभी नहीं आ सकता है. कभी नहीं आ सकता. So once they learn wrongly, you cannot put them right. But once they learn rightly, it will really help them to grow to a very good standard in the society and even in the nation. So through our SSC and this podcast, we have brought this into the light, like we should be calling such kind of people. आप जैसे और भी लोगों को यहाँ पर बुलाएं, और उनकी क्या नॉलेज है, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको लोगों तक पहुँचा. तो हमारे इस स्टेप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ये बहुत अच्छी कोशिश है. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. और ऐसे ही अलग अलग लोगों की जो राय हैं, उनकी नॉलेज हैं, और जो इंस्पिरेशन जो लोगों को दे सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. इसके द्वारा ही लोग जो गलत सोच विचार रखते हैं, उनको सही सोच विचार करने के लिए आप बातें कर सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी है आजकल के, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है कि गलत सोच विचारों को यूं ही फैलाने में मदद करता है, लेकिन अच्छे सोच विचार को बहुत समय लगता है. अच्छे सोच विचार को किसी के साथ बांधने के लिए बहुत समय लगता है. और इसलिए लोग जो है अच्छे सोच विचार के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन गलत सोच विचार को जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, यूं ही कनेक्ट कर लेते हैं और शेयर कर लेते हैं. जी, शेयर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे सोच विचार को देखते अरे ये उनको लगता है ये कुछ एक्साइटिंग है, कुछ नेगेटिव आया, उसको शेयर करिए लोगों के साथ. जी, और अच्छे से अरे ये तो होता रहता है, उनको उसको पास करके चले जाते हैं. तो इसलिए जब सोशल मीडिया में every kind of content is available, social media,
but then we need to choose what we must watch, and which really inspires me, I must watch, and what's not necessary, it should be passed off. So that has to be done today. Then definitely we are helping everyone to build up oneself, one society, also the nation. One last message for the young generation. Young generation, I would always tell that we need to be very enthusiastic and energy filled, and we need to always think about inspiring others. Also, I must work hard. You know, these days what happens because of the social media and other things, we do not really come forward to work hard. We have become like sitting in one place and just being cozy. That would not bring change in the society. Also a development in the nation. So everybody should work without just easy going. These days what's the easy going is like I have to get something, I give some money and then get the things done. Yes. I do not really work towards like I have to get a degree. I look forward where I can pay little money and get a degree, that's all. I do not want to really study and work hard and give the exam and then I get the degree. So what I would say, young generation must really work hard and must have a full enthusiasm to work and to say no to all the evil habits and yes to the good habits. And through that we are able to really build one's own character. Building is very important. If my character, if I am able to build my character, and then I also help other person to build the character. If I do not have the good character, I also help other persons also to have not the good character. And that's why we need to have a good character, so that by looking at us, others also will have a little bit of should be inspired to follow the right path. Yes. And also think rightly and think positively and think for the others, not for only oneself. Mostly these days what happen, individualism is we're not thinking for others. Self-centered हो गए हैं. So that has to be removed, and then we need to become other-centered. We must think. The person only thinks about the others. Definitely, they are already into the development of the society and our nation, and that's a true message which all the young minds should get. Yeah, that's great. So, अभी हमारे साथ यहाँ पे थे मिस्टर ए राजन दास, जो कि इंचार्ज हैं सेंट पीटर चर्च के, एंड आई जस्ट होप सो दैट यू मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी एजुकेशन के बारे में भी एंड बिल्डिंग नेशन के बारे में. एंड अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस तरह की नॉलेज या जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आपकी स्टोरी इंस्पायर कर सकती है लोगों की, तो हमें कॉन्टैक्ट करिए. एंड दिस इज राजू गुलाशो. थैंक यू सो मच.